बच्चों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि मैथमेटिकल पर आधारित आज की वीडियो लास्ट वीडियो है हमारी। और इस वीडियो में हम जो भी हमारे शेष फॉर्मूले रह गए हैं मैथमेटिक्स के वो हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। इसके बाद में हम शुरू करने वाले हैं अपनी वीडियो में फिजिक्स के वो टॉपिक्स जहाँ से आईआईटी मेंस में और आपके नीट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि एनडीए के एग्जाम में भी और एयरफोर्स के एग्जाम में भी ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर जो है वो पूछे जाते हैं। तो उन चैप्टर्स को हम सबसे पहले कवर करेंगे और फिर जहां से क्वेश्चन कभी आता है और कभी नहीं आता है, और आता है तो एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम बाद में कवर करेंगे, जिससे कि हम महत्वपूर्ण चैप्टर पहले कवर कर लें। और महत्वपूर्ण चैप्टर यदि हम कर लेंगे तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो हमारी 60 से 70% प्रिपरेशन पहले ही हो जाएगी, और जो बची हमारी 30 से 40% प्रिपरेशन है वो हमारी उन चैप्टर से हो जाएगी जो चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में जो होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेगी तो नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो समझते हैं इसमें सबसे पहले क्या क्या फॉर्मूले हैं जो शेष रह गए हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, और उससे नेक्स्ट जो डिफरेंशियल है और इंटीग्रेशन की भी हम आज इसमें बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ ये रूपांतरण सूत्र हैं, और इन सूत्रों को हम पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो टू साइन ए कॉस बी होता है, ये सभी को पता है, बहुत अच्छे से ज्ञात है। इसी प्रकार से हमारे पास है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, इसका होता है टू साइन ए साइन बी। तो तीसरा फॉर्मूला है हमारा वो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, जिसका मान होता है टू कोस ए साइन बी। इसी प्रकार से कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू कोस ए कॉस बी। प्रकार से अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि यदि हम a प्लस बी इज इक्वल टू सी लेट कर लें और a माइनस बी इज इक्वल टू डी लेट कर लें, तो इसी कंडीशन में जोड़ने की कंडीशन और जो घटाने की कंडीशन होती है हमारी, तो उससे हमें कौन कौन से फॉर्मूले प्राप्त होते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर बात की है कि a प्लस बी इज इक्वल टू हमने c रखा है और यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू डी रखा है। तो इसी कंडीशन में हम यहाँ पर कहें कि a की जो वैल्यू है वो कितनी है, c प्लस डी अपॉन टू है, और यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो c माइनस डी अपॉन टू है। तो इस कंडीशन में जो हमने अभी फॉर्मूले देखे हैं उन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मान हो जाएंगे हमारे, वो कितने हो जाएंगे यहाँ पर कि साइन सी और प्लस साइन डी। जो हमारे पास फॉर्मूला था वो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था। तो हमने ए प्लस बी की जगह सी रख दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये सी रख दिया है, और ए माइनस बी के स्थान पर हमने यहाँ पर डी रख दिया है। तो इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला बन गया है साइन सी प्लस साइन डी का। तो अब इसका जो मान होगा वो होगा टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। अब ये किसका बना है फॉर्मूला, जैसे हमारे पास फॉर्मूला था टू यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू था टू साइन ए, टू साइन ए, टू साइन ए और कोस बी। क्या था यहाँ पर, कोस बी था। इस प्रकार से ये फॉर्मूला था हमारा। तो साइन ए यानी कि यहाँ पर जो ए आ रहा था, इस ए के स्थान पर हमने क्या रखा, सी प्लस डी अपॉन टू, और यहाँ पर जो बी आ रहा था उसके स्थान पर हमने सी माइनस डी अपॉन टू रखा है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास फॉर्मूला मिल जाता है। तो इस फॉर्मूले को भी हमें याद कर लेना है, क्योंकि फिजिक्स में कहीं कहीं पर ये फॉर्मूला भी अप्लाई किया जाता है। इसी प्रकार से सेकंड की बात करें तो सेकंड फॉर्मूला कोस सी प्लस कोस डी। देखो ये फॉर्मूले वही हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है, उन फॉर्मूले को ही हम यहाँ पर समझ रहे हैं। उन फॉर्मुलों में हमने क्या किया है, यहाँ पर जहाँ पर a प्लस बी है वहां पर c का यूज कर रहे हैं, और जहाँ पर a माइनस बी है वहां पर हम d का यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो a के रूप में हमारे पास और b के रूप में उनके जो आंसर मिले थे, यानी कि जो फॉर्मूले प्राप्त हुए थे, तो वहां पर हम c प्लस डी अपॉन टू ए के स्थान पर यूज कर रहे हैं और b के स्थान पर c माइनस डी अपॉन टू का यूज कर रहे हैं। उसी प्रकार से उन्हीं फॉर्मुलों में हमने ये वाली सारी वैल्यू रखने पर हमें ये फॉर्मूले प्राप्त हो रहे हैं। तो दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला है हमारे पास cos c प्लस cos d इज इक्वल टू टू cos c प्लस d अपॉन टू cos c माइनस d अपॉन टू प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा sin c माइनस sin d इज इक्वल टू cos c प्लस d अपॉन टू sin c माइनस d अपॉन टू। से चौथा जो फॉर्मूला है हमारा वो cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस टू sin c प्लस d अपॉन टू sin c माइनस d अपॉन टू, ये प्राप्त हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फॉर्मूलों की जो कि हमारे जिया और कोसाइन पर डिपेंड है। तो उन फॉर्मूलों की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे आपकी फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, यानी कि त्रिभुज है एबीसी में, जिसकी भुजाएं जो हैं ए बी व सी हो तथा ए बी व सी एंगल हो उनके, तो निम्न फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे यहाँ पर। यानी कि कहने का मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास क्या है, इस प्रकार से एक कोई ट्राइंगल है
और ये जो ट्राइंगल है इसकी जो आर्म्स है वो कितनी है, एक की ए है, दूसरे की बी है और तीसरे की सी है। इसी प्रकार से इनके जो एंगल बन रहे हैं वो हमारे पास कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक ए एंगल बन रहा है, एक बी एंगल बन रहा है और एक हमारे पास सी एंगल बन रहा है। तो ये क्या है, इस ट्राइंगल के एंगल है। तो इस प्रकार से हम जो फॉर्मूले यूज करेंगे वो फॉर्मूले कौन कौन से हो जाएंगे, पहला फॉर्मूला बनेगा ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसी प्रकार से जो सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास ये बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए। इसी प्रकार से थर्ड फॉर्मूला बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए कॉस बी। इसी प्रकार से फोर्थ फॉर्मूला बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी। इसी प्रकार से फिफ्थ फॉर्मूला बनेगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा यानी कि ट्राइंगल होगा ए बी सी वो इज इक्वल टू हो जाएगा एस और ब्रैकेट ये किस में है, स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट में बनेगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इज इक्वल टू, तो ये स्क्वायर रूट में बनेगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जहां पर जो एस है हमारे पास, ये एस जो है एस का जो मान होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, यानी कि ये एस का मान होगा। ठीक है, अगर ये एस का मान हम यहाँ पर रख दें तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल के अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर जो है समीकरण हैं और ये वाली जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स और यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो कुछ इक्वेशन है, इन इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो किस प्रकार से बनता है उनको हम इस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। तो जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स हमारे पास एक इक्वेशन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर दोस्तों समझ लेते हैं कि जो m है, यहाँ पर m क्या है, प्रवणता होती है, क्या कहते होती है प्रवणता, जिसको हम कोई एक सरल रेखा का ढाल भी कह सकते हैं इस प्रकार से, यानी कि स्लोप। ठीक है, स्लोप है यानी कि झुकी हुई कोई रेखा है और उसका जो ढाल होता है उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मान होता है tan थीटा, यानी कि कोई एंगल अगर वो क्रिएट कर रहा है, जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स वाई और ये जो एक्सिस हमारी बनी हुई है, इन एक्सिस में एक लाइन आप ये देख रहे हैं, ये ए और बी लाइन, इस ए बी लाइन को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा क्रिएट हो रहा है। तो ये जो एंगल थीटा क्रिएट हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर इसका मान हो जाएगा प्रवणता का कि tan थीटा। ठीक है, ये किसका मान है, ये प्रवणता का है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वाला जो समीकरण है इसको भी समझ सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट करती है धनात्मक ढाल को यानी कि पॉजिटिव ढाल को, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव प्रवणता को रिप्रेजेंट करती है। किस प्रकार से पॉजिटिव प्रवणता होगी, ये पॉजिटिव प्रवणता इस प्रकार से होगी, तो हमारे पास एक्सिस है एक्स और वाई, तो इससे किसी डिस्टेंस पर यानी कि कोई डिस्टेंस होगी ओ पॉइंट से, जो इसका ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से, और वो किसी डिस्टेंस पे जाके उसको क्रॉस करेगा यानी कि पॉजिटिव एक्सिस को। इस प्रकार से यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर tan थीटा, तो यहाँ पर जो tan थीटा का मान होगा वो हमारा m के इक्वल होगा। इसका मतलब ये कि m का मान तो tan थीटा होगा, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इधर की तरफ जो पॉजिटिव ये वाली डिस्टेंस हुई है, यानी कि जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन से इस वाले पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे, सी से। और ये जो सी है इस सी को हम अंतःखंड कहेंगे, क्या कहेंगे, अंतःखंड। और कौन सा अंतःखंड होगा, ये पॉजिटिव अंतःखंड होगा। ये किस पर होगा, यानी कि पॉजिटिव अंतःखंड जो है वो वाई एक्सिस पर होगा। ठीक है, किस पर होगा, वाई एक्सिस पर। देखो ऊपर की ओर ये वाई एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस पर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है। तो ये जो एम एक्स माइनस सी है इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास वाई डैश एक्सिस है, यहाँ से कोई एक स्लोप जो सीधी एक रेखा जा रही है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल क्रिएट हो रहा है वो एंगल नीचे की ओर क्रिएट हो रहा है, यानी कि नीचे की ओर हम इसको शो कर रहे हैं। तो नीचे का मतलब है कि y और y डैश, यानी कि y ऊपर का पॉजिटिव होता है और नीचे वाला नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव की तरफ जो है ये एंगल हमारा बन रहा है। तो यहाँ पर जहां पर ये एंगल बन रहा है इसके ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी इसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर पॉजिटिव होगी डिस्टेंस और नीचे की ओर है तो ये माइनस हो जाएगी। तो देखो आपने यहाँ पर देखा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, तो पिछली वाली इक्वेशन जो होती है हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था वहां पर, तो वहां पर हमने इसको ऊपर की ओर शो किया था। ठीक है, तो अगर नीचे की ओर है तो क्या होगा, यहाँ पर सी ये माइनस का होगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक अंतःखंड तथा धनात्मक ढाल, जो इसका ढाल है वो धनात्मक ही होगा, यानी कि प्रवणता तो पॉजिटिव होगी, लेकिन जो इसका अंतःखंड है जहां पर ये काट रहा है वो नेगेटिव होगा। और यदि ऊपर की ओर काटता है तो वो जो अंतःखंड होगा यानी कि जो क्रॉस सेक्शन होगा, यानी कि जो इंटेक्स, यानी कि जहां पर ये क्रॉस करेगी लाइन एक्सिस को, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव ढाल, यानी
तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव ढाल। इसी प्रकार से सेकंड हमारे पास ये है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब देखो ये माइनस का एम एक्स दे रखा है यहाँ पर, यानी कि प्रवणता का मान किसका दे रखा है यहाँ पर, माइनस का। और हमने जो फर्स्ट वाले में पढ़ा था वहां पर प्रवणता का मान प्लस का था, पॉजिटिव था। तो हमारी जो इक्वेशन थी कुछ इधर से जा रही थी, गुजर रही थी वो, लेकिन अब जो इक्वेशन है हम इधर से गुजार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रवणता कैसी दे रखी है, माइनस, तो उल्टी हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि एंगल हमारे पास ये क्रिएट होगा थीटा। तो एम का मान हमारे पास थीटा यानी कि टेन थीटा हो जाएगा, और ये नेगेटिव होगा। और यहाँ पर एक्स और प्लस सी, और सी जो है हमारे पास कैसा होगा, पॉजिटिव, जो कि ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, जहां पर भी ये लाइन जो सरल रेखा है वो एक्सिस को काटती है। तो हमने देखा कि वाई एक्सिस को कहां पर काट रही है, ये पॉजिटिव की तरफ काट रही है, तो इसलिए हमने ये जो सी है वो पॉजिटिव लिया है। क्लियर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धनात्मक अंतःखंड तथा ऋणात्मक ढाल, तो इसका जो ढाल है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, लेकिन जो अंतःखंड है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि सी जो है यहाँ पर वो अंतःखंड है, यानी कि जहां पर भी क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस पॉइंट है सी। सी क्या, सी इज ए क्रॉस पॉइंट। जल्दी से समझ लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स है। तो दोस्तों इसको समझते हैं कि ये के एक्स, के इज ए कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर, और एक्स जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है। अब ये जो अगर यदि हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स की इक्वेशन प्राप्त होती है, तो यहाँ पर समझ लेना आप कि ये परितः सममित, यानी कि जो एक्स एक्सिस है और वो भी कौन सी, पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के परितः एक कैसा है, सममित परवलय है। सममित परवलय, सममित को हम इंग्लिश में कहते हैं रेड्यूस। कैसा है, यानी कि रेड्यूस परवलय। परवलय को क्या कहेंगे हम, पैराबोला। तो जो हमारे पास ये है, ये पैराबोला है, कैसा, सममित, रेड्यूस पैराबोला है। इसी प्रकार से हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन की। जो नेक्स्ट इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर ये माइनस में दे रखा तो ये जो पैराबोला है ये अपोजिट साइड में होगा। हमने देखा ये पॉजिटिव साइड में था इधर की ओर, और जो अगर इधर की तरफ माइनस का के एक्स दे रखा है तो ये इसके अपोजिट साइड में हो जाएगा, यानी कि एक्स डैश की साइड में होगा, यानी कि नेगेटिव की तरफ होगा ये मान। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक एक्सिस के परितः सममित परवलय। सममित परवलय का मतलब रेड्यूस पैराबोला। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। अगर एक्स इक्वल टू के वाई है तो आप देखना जो भी हमारे पास पैराबोला है यानी कि परवलय है, कौन सा, सममित परवलय, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेड्यूस पैराबोला। तो रेड्यूस पैराबोला वो y की साइड में होगा, यानी कि y एक्सिस की तरफ बन रहा होगा। और जब यहाँ पर x होगा, के एक्स मान होगा, तो वो x एक्सिस की तरफ बन रहा होगा। तो x एक्सिस की तरफ हमारे पास इस प्रकार से बनेगा। इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है। और जो ये वाली है इसकी इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। इसी प्रकार से हमारे पास ये आप देख रहे हैं अगला ग्राफ। इस ग्राफ में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, तो इसको नीचे की ओर जो पैराबोला बन रहा है हमारा वो नीचे की ओर साइड में बन रहा है। जो अगली इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई है। तो यहाँ पर ये प्लस की है और ये माइनस की है। तो प्लस की तो ऊपर की ओर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बनेगी वाई की, और जो माइनस वाली है वो नेगेटिव एक्सिस की ओर से होगी। इसको हम कहेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारा रेड्यूस पैराबोला है उसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि कैसा होगा, रेड्यूस पैराबोला, लेकिन किसके अलोंग होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगी असममित परवलय को। तो असममित परवलय का मतलब है कि अनरेड्यूस, यानी कि जहां पर कोई भी रेड्यूस नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा हो, इंक्रीजमेंट हो रहा हो, यानी कि डिक्रीजमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो वहां पर हम बात करेंगे असममित परवलय की। तो ये अनरेड्यूस पैराबोला की ग्राफ है। तो दोस्तों ये इक्वेशन जो है हमारी अनरेड्यूस पैराबोला की है, और जिसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, जिसकी वैल्यू हमारी पास धनात्मक होगी, यानी कि वो बढ़ती चली जाएगी, लगातार इंक्रीजमेंट होगा इसके अंदर, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा। इसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अगर इस प्रकार से दे रखा है तो ये इक्वेशन भी हमारे पास असममित परवलय की होती है, यानी कि अनरेड्यूस्ड पैराबोला की होती है। लेकिन यहाँ पर जो हम कंडीशन देख रहे हैं वो कंडीशन कैसी होगी, तो यहाँ पर प्लस का बी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास जो ग्राफ है वो सीधा ऊपर की ओर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और कुछ एक मैक्सिमम हाइट तक, और मैक्सिमम हाइट तक इंक्रीज होकर फिर क्या होगा, ये डिक्रीज होगा इस प्रकार से। ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीज होकर वहीं पर आ जाएगा, यानी कि जहां से वो चला था वहीं पर वो आ जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे y इज इक्वल टू ए एक्स और माइनस बी एक्स स्क्वायर। कि हमारे पास दोस्तों अब समझते हैं फॉर्मूला कि एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो ये आयताकार अतिपरवलय को रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन। आयताकार अतिपरवलय का मतलब यहाँ पर है हाइपरबोला। हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है, जिसका इस प्रकार से कर्व बनता है, जो कि एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं आयताकार अतिपरवलय।
इसी प्रकार से नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस इक्वेशन का भी हम यूज करते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। और तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं वृत्त की इक्वेशन, यानी कि सर्किल की इक्वेशन होती है जहां पर ए जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करती है, जो कि सर्किल का एक रेडियस होता है। जिस प्रकार से आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, तो इस ग्राफ में एक सर्किल बना हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है, ए है। तो इस सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चों अब समझते हैं इस वीडियो की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जो कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है इलिप्स को। किसको करती है? इलिप्स को। तो आपने केपलर्स लॉ पढ़े हैं, केपलर्स लॉ का जो फर्स्ट लॉ है उसमें आपने पढ़ा होगा कि एवरी प्लेनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं। तो दोस्तों वहां पर हम प्रूफ करेंगे, और वहां पर जब प्रूफ करेंगे तो वहां पर इस इक्वेशन का यूज किया जाएगा। इस प्रकार की हमें एक इक्वेशन मिलेगी, तो तभी तो हम समझ पाएंगे कि एवरी प्लेनेट किसके अराउंड मोशन करते हैं, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मोशन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस आकृति को हम कहेंगे इलिप्स, जिसको हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त। कैसा वृत्त है? दीर्घवृत्त। इसकी दो एक्सिस होती हैं, एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर एक्सिस होती है। तो हम देखें यहाँ पर ये इसकी माइनर एक्सिस है और ये वाली इसकी मेजर एक्सिस है, जो आप इसको देख रहे हैं। ये मेजर एक्सिस है और ये वाली माइनर एक्सिस है। तो इसमें अगर हम आधी एक्सिस देखें यहाँ से और यहाँ तक, तो ये आधी एक्सिस को हम कहेंगे यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस। तो ये सेमी मेजर एक्सिस को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर वाली जो है हमारी वो सेमी माइनर एक्सिस है, तो सेमी माइनर एक्सिस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ए और बी क्या है? ये मेजर, एक मेजर एक्सिस है और एक माइनर एक्सिस है। लेकिन कौन सी वाली? एक सेमी मेजर एक्सिस है और एक सेमी माइनर एक्सिस है। क्लियर है? तो ये कौन सी इक्वेशन हमारी? ये इक्वेशन है दीर्घवृत्त की अर्थात इलिप्स की। इसी प्रकार से नेक्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स। तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स, ये चर घातांकीय वक्र को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक चर घातांकीय कर्व को रिप्रेजेंट करती है, जिसका कर्व कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व थे, इन कर्व को समझना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, नीट में भी और IIT जे में भी, और जो भी आपके फिजिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले को आप एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेना, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।